बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय सैम्यूल टेलर कॉलरिज। इस वर्क को लिखा गया था 1817 में और इसके 2 वॉल्यूम्स हैं। अगर हम फर्स्ट वॉल्यूम की बात करें तो वो एक ऑटोबायोग्राफी थी, यानी कि उसके अंदर एस.टी. कॉलरिज अपने बारे में बताते हैं, अपनी एजुकेशन, अपने राइटिंग स्टाइल, किस तरह उन्होंने डेवलपमेंट की, कौन सी चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस करती थी, किन किन चीज़ों से इंस्पायर हुए, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर हम सेकेंड वॉल्यूम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फेमस था और उसकी 2 मेन हेडिंग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कॉलरिज व्यू ऑन वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन और सेकेंड है हमारे पास ऑन फैंसी एंड इमेजिनेशन। तो इस सब को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट वॉल्यूम की बात करें तो उसके अंदर एस.टी. कॉलरिज बताते हैं कि किस तरह उनकी अपनी डेवलपमेंट हुई एज अ पोइट, थिंकर, फिलोसोफर और क्रिटिक। किस तरह टाइम के साथ उनमें चेंज आया, उनने लिखना कब शुरू किया। अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करें तो वो क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल इन लंदन, वहाँ से उनकी एजुकेशन हुई। उसके बाद वो जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में भी गए और वहाँ पर इनके स्कूल में इनके एक फ्रेंड बने थे चार्ल्स लैम्ब, जो कि वो भी राइटर थे। उनने भी इनको बहुत इंस्पायर किया था और इनने अपनी बहुत ही अर्ली एज में लिखना शुरू कर दिया था। और उसके 2 रीजंस थे। पहला तो इनको लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था और दूसरा ये बहुत ज़्यादा रीडिंग करते थे, तो जिसकी वजह से इन्हें लिखना शुरू किया। इस वर्क में सबसे ज़्यादा इनने अपनी फिलोसफिकल डेवलपमेंट पर जोर दिया है। पूरा लिटरेरिया बायोग्राफिया का फर्स्ट वॉल्यूम इसी पर है और ये 2 फिलोसोफर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस थे। वो जर्मन फिलोसोफर्स थे। पहले हमारे पास इमैनुअल कैंट एंड फ्राइडरिच शेलिंग, इन दोनों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। और जब इनने शुरू में अपनी पोइट्री वगैरह लिखना शुरू की थी तो वो कहते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी थी, यानी कि इनको अंदर से क्रेज़ होता था कि इनके अंदर इमोशंस इतने ज़्यादा थे कि लिखे बगैर इनको सुकून नहीं आता था, इसलिए इन्हें लिखना शुरू किया। फिर नेक्स्ट अगर हम कॉलरिज व्यूज़ ऑन वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन को देखें तो पोएटिक डिक्शन बोलते हैं वर्ड चॉइस को, कि एक पोइट किस तरह वर्ड्स को चूज़ करता है अपना एक स्टाइल और टोन बनाने के लिए पोइट्री के अंदर। इस वर्क के अंदर जो हमारे पास एस.टी. कॉलरिज हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं थ्योरी ऑफ पोइट्री बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्योरी ऑफ पोइट्री ये कहती है कि जो पोइट्री है वो कॉमन लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि हर कोई समझ सके। उसके अंदर आम लोगों पर बात होनी चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा आसान हो सके लोगों के लिए। लेकिन एस.टी. कॉलरिज इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं किसी हद तक। शुरू में अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हर कोई समझ सके, और फिर क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं इस तरह पोइट्री में और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा और कुछ टाइम बाद जो पोइट्री की अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी। लोग उसको आम सी चीज़ समझ के इग्नोर करेंगे, उसकी वो एक जो उसका हाई स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अप्रिशिएट वर्ड्सवर्थ फिलोसफिकल डेप्थ, यानी कि वो उनकी फिलोसफिकल डेप्थ को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि उसके अंदर मोरल पर्पस होता है, ओरिजिनलिटी होती है। फिर सेकंड वो कहते हैं पोइटिक वर्सेस प्रोजिक लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि जो पोइटिक लैंग्वेज है और जो प्रोजिक लैंग्वेज जिसमें हम आम लैंग्वेज में बात करते हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो पोइटिक है उसके अंदर इमेजिनेशन होती है, रिदम होता है, हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, वरना हमारी पोइट्री पोइट्री नहीं बल्कि प्रोजिक लैंग्वेज बन जाएगी। थर्ड पे वो कहते हैं क्रिटिक द लैंग्वेज ऑफ रियल लाइफ। वो रियल लाइफ की लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि अगर हम इसी चीज़ को लेके चलते रहे ना तो हमारी जो जो इमेजिनेटिव रिचनेस होती है, जो एलिवेशन होती है पोइट्री की, वो सब खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें रियल लाइफ लैंग्वेज से ज़रा हट के पोइट्री लिखनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है रोल ऑफ पोइट्स माइंड एंड इमेजिनेशन। वो बताते हैं कि एक जो पोइट का माइंड है वो आम लोगों से अलग होता है। अगर वो भी कॉमन मैन की तरह सोचेगा और लिखना शुरू कर देगा तो फिर तो उसमें और कॉमन मैन में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो इमेजिनेशन और क्रिएटिव माइंड होता है पोइट का, हम उसको ख़त्म कर देंगे अगर हम सिंप्लिसिटी को कॉमन कर देंगे। और फिफ्थ पर वो बोलते हैं कॉलरिज अल्टरनेटिव विजन ऑफ पोएटिक डिक्शन। कॉलरिज ने एक अलग वर्जन दिया पोएटिक डिक्शन का और वो ये था, उन्होंने कहा हमें बैलेंस करना चाहिए एक्सप्रेशन में और आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट में। और सेकंड उन्होंने बोला कि जो पोएटिक डिक्शन होती है वो इमोशनल ट्रुथ्स और एस्थेटिक ब्यूटी इन दोनों को रिप्रेजेंट करे, तभी वो बहुत अच्छी होगी। उसके अंदर
पोइटिक ब्यूटी होनी चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि जब हम पोइट्री के लिए सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, तो वो एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज लगती है पोइट्री के लिए, क्योंकि पोइट्री ऐसी लैंग्वेज में लिखने के लिए नहीं बनी गई, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ही उसका स्टैंडर्ड है, हमें उसको मेंटेन रखना होगा। इस वॉल्यूम में जो स्कॉलर्स हैं वो बेसिकली एडवोकेट करते हैं बैलेंस के लिए, कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बैलेंस होना चाहिए। ये ना हो कि हम सब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को लिखें। पोइट्री एक अलग चीज़ है, हमें उसकी अहमियत को जानना चाहिए और ये सब बताते हैं। लास्ट पर हमारे पास है ऑन फैंसी एंड इमेजिनेशन। यहाँ पर एसटी कॉलेज हमें फैंसी और इमेजिनेशन में फ़र्क बताते हैं। फैंसी से मुराद एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं, ये एक मैकेनिकल एसोसिएशन है, यानी कि वो ये कहते हैं कि जो हमारे दिमाग में पहले से आइडियाज़ मौजूद होते हैं उनको जब हम रीअरेंज करके अच्छा बना के प्रेजेंट कर देते हैं तो वो होता है फैंसी। लेकिन जब हम इमेजिन करके लिखते हैं तो उसमें हम रियलिटी को रीशेप करते हैं, हम वर्ल्ड को अलग नज़र से देखते हैं, रीइमेजिन करते हैं पूरी दुनिया को, और तब हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो इमेजिनेशन की टर्म है ना, ये सिर्फ पोइट्स से जुड़ी हुई है, आर्टिस्ट लोगों से जुड़ी हुई है। वो दुनिया को अलग तरह से देख कर प्रेजेंट करते हैं, जो कि रियलिटी की एक डिफरेंट फॉर्म लगती है। यहाँ पर हम ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में तब्दील कर देते हैं। जैसे मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल है, उसके अंदर वो अपनी महबूबा के जो लिप्स होते हैं उनको मिलाते हैं उससे गुलाब की पंखड़ी से, ठीक है, यानी कि गुलाब का जो पेटल होता है उससे मिला रहे होते हैं। तो उससे क्या है, जो लिप्स हैं वो तो सबके पास है, वो तो एक ऑर्डिनरी चीज़ है, लेकिन अपनी पोइट्री में इमेजिनेशन के थ्रू वो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं कि पता नहीं वो कितनी ज़्यादा नर्म और खूबसूरत है। यही चीज़ अगर हम फैंसी में देखेंगे तो उसमें लिप्स की बात अलग से होगी और रोज़ की बात अलग से होगी। ऐसे मिलाना और कंपेयर करके देखना और उसको ब्यूटीफाई करना, ये इतना सब कुछ फैंसी में नहीं होता। अब यहाँ पर हमारे पास इमेजिनेशन की दो टाइप्स हैं, फर्स्ट प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन एक बेसिक लेवल होता है किसी चीज़ को इमेजिन करना, ये एक लीडिंग पावर हम कह सकते हैं। ये कुछ नया क्रिएट नहीं करती और ना इसमें कोई गहराई होती है, ये यूनिवर्सल थॉट्स होते हैं जो कि हम इमेजिन कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, और ये हम ये कह सकते हैं बेसिक सेंस ऑफ द वर्ल्ड है। जैसे कि हमने ग्रीन ग्रास को देखा, एक गार्डन देखा, वहाँ पे बहुत फूल हैं, घास है, तो हम इमेजिन करेंगे, पीस को इमेजिन करेंगे, तो ये हमारी प्राइमरी इमेजिनेशन है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करते हैं तो ये पोइट्स के पास होती है, इसके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, या आर्टिस्टिक होती है और ये कॉन्शियस होती है, इसके अंदर क्रिएटिव इसी के अंदर आर्टिस्ट और पोइट्स जो होते हैं वो रियलिटी को रीशेप करते हैं और न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं ज़िंदगी में। अब अगर इसकी एग्जांपल दूं, एक गार्डन है, वहाँ पर गुलाब है और धूप भी आ रही है, ग्रीन ग्रास है, उसको जब एक राइटर देखेगा ना, एक पोइट देखेगा, तो वो उसको पीस तो इमेजिन करेगा ही करेगा, लेकिन उससे बढ़कर वो उसे एक पार्ट ऑफ हेवन कंसीडर करेगा। वो एक एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेगा। वहाँ पे अगर कोई कीड़ा है तो वो किस तरह खुश है, वहाँ पे जो पत्तों पे जिन पे सनलाइट है या जो गीले गीले हैं वो उनका कलर डिस्क्राइब करेगा। वो बहुत डीपली हर चीज़ को देखेगा, हर चीज़ को इमेजिन करेगा कि वो जो कीड़ी चल रही है या जो परिंदा आ रहा है वो कितना खुश है, वो गा रहा है। मतलब इन सब चीज़ों को एक आर्टिस्ट नोटिस कर सकता है। द पोइट इज़ द मैन हु स्पीक्स टू अस इन अ लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। सो होप सो आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।